राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से मैं डॉक्टर विनाशपति तिवारी, प्रवक्ता गणित। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के इस ऑनलाइन टीचिंग कार्यक्रम में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 विषय गणित के अध्याय 11 शंकु परिच्छेद अर्थात कोनिक सेक्शन के पहले भाग का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग आज वृत्त यानी सर्किल के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आज के हमारे चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो है शंकु परिच्छेद अर्थात कोनिक सेक्शन, अपभ्रष्ट शंकु परिच्छेद यानी डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन और वृत्त यानी सर्कल। बच्चों, जब भी हम किसी लंब वृत्तीय शंकु को किसी तल से काटते हैं तो हमें 4 ज्यामितीय आकृतियां दिखाई देती हैं, जिसमें पहला है सर्कल यानी वृत्त, दूसरा है परवलय यानी पैराबोला, तीसरा है दीर्घवृत्त यानी इलिप्स और चौथी आकृति होता है अतिपरवलय यानी कि हाइपरबोला। ये चारों आकृतियां किसी लंब वृत्तीय शंकु को किसी तल से काटने से प्राप्त होती हैं, इसलिए इन चारों आकृतियों को हम कहते हैं शंकु परिच्छेद यानी कोनिक सेक्शन। यदि हम किसी लंब वृत्तीय द्विशंकु को एक तल द्वारा उसके शीर्ष से काटें तो हमें जो आकृतियां मिलती हैं उनमें है बिंदु, एक सरल रेखा और 2 सरल रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पे काटते हों। इन्हें हम अपभ्रष्ट शंकु परिच्छेद यानी डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन कहते हैं। हम शंकु परिच्छेद और अपभ्रष्ट शंकु परिच्छेद के बारे में विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई ऊर्ध्वाधर रेखा है जिसका नाम हमने दिया है यल, एक दूसरी रेखा है जिसका नाम है यम। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु V पर काटती हैं और इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण अल्फा है। अब यदि इस ऊर्ध्वाधर रेखा को अस्थिर रखते हुए इस रेखा को इसके चारों तरफ ऐसे घुमाएं कि ये बिंदु भी जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वह न बदले और दोनों रेखाओं के बीच का कोण अल्फा भी न बदले, तो हमें जो आकृति प्राप्त होती है वह आकृति एक द्विलंब वृत्तीय शंकु होता है। ये दोनों शंकु एक दूसरे को बिंदु V पर मिलते हैं। ऊपरी शंकु को हम कहते हैं ऊपरी नेप्स और नीचे वाले शंकु को कहते हैं हम निचली नेप्स। साथ ही इस ऊर्ध्वाधर रेखा जिसके चारों तरफ हम रेखा यम को घुमा रहे हैं, इसे हम कहते हैं अक्ष यानी एक्सिस। यह शंकु का अक्ष है। साथ ही जिस रेखा को रेखा एल के चारों तरफ घुमाने से यह लंब वृत्तीय शंकु बन रहा है, इस रेखा को हम कहते हैं जनक रेखा या जनरेटिंग लाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इस लंब वृत्तीय द्विशंकु को एक तल यानी प्लेन से काटने जा रहे हैं। तल मतलब बच्चों चाकू कह सकते हैं। चाकू को अगर एक्सटेंड कर दिया है तो तल जैसे दिखाई देगा, वैसे चाकू भी एक तल ही है। अगर इस तल से हम इस लंब वृत्तीय शंकु को अलग अलग कोण पर काटेंगे तो हमें
जो आकृतियां दिखाई देंगी वही आकृतियां कही जाएंगी शंकु परिच्छेद। हम मान लेते हैं कि यह तल शंकु के अक्ष से बीटा कोण बना रहा है। यहां लिखा है क्या, शंकु परिच्छेद या शंकु कोनिक सेक्शन और कोनिक्स वे वक्र हैं जिन्हें एक लंब वृत्ति शंकु और एक तल के परिच्छेदन से प्राप्त किया जाता है। स्थिति स्पष्ट है कि जब भी लंब वृत्ति शंकु को किसी तल से काटेंगे तो जो आकृतियां मिलेगी उन आकृतियों को कहते हैं शंकु परिच्छेद या कोनिक सेक्शन। इसे हम लोग शंकु या कोनिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब तल की स्थिति बदलेंगे तो ये कोण बीटा बदलता रहेगा और कोण बीटा के बदलने के साथ ही हमें नई नई आकृतियां प्राप्त होती हैं। हम इन सभी आकृतियों को क्रम से देखते और समझते हैं। इस लंब वृत्ति शंकु को तल से हम ऐसे काटें कि तल शंकु के अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाता हो, अर्थात बीटा का मान अगर 90 डिग्री हो तो हमें एक वृत्त प्राप्त होता है। इस वृत्त को हम यहां अलग से दिखाए हैं। यह हमारा वृत्त है और यह वृत्त का केंद्र है। अब तल द्वारा शंकु को ऐसे काटें कि तल द्वारा शंकु के अक्ष से बना कोण बीटा अल्फा के बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में जो आकृति आपको यहां दिख रही है, यह आकृति, इसे हम कहते हैं परवलय या पैराबोला, जिसे हमने अलग से यहां बनाया है। यह मूल बिंदु है, इसे हम कहते हैं परवलय। एक बात का ध्यान देना है कि यह परवलय किसी वृत्त का आधा हिस्सा नहीं है। इसका एक अपना अलग वक्र होता है, इसकी अलग एक अपनी ज्यामिति होती है। अगर हम शंकु को तल द्वारा ऐसे काटें कि यह तल शंकु के अक्ष से जो कोण बना रही है, अर्थात जो बीटा कोण बन रहा है, वह बीटा कोण अल्फा से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसी स्थिति में ज्यामिति जो आकृति बनती है वह आकृति बच्चों यहाँ आपको दिख रहा है। इस आकृति को कहते हैं हम लोग दीर्घवृत्त। यह वही दीर्घवृत्त है जिसे आपने फिजिक्स में केपलर लॉ में पढ़ा है, क्या कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाती है। ये वही दीर्घवृत्त है जिसको अलग से यहाँ बनाया गया। तो दीर्घवृत्त भी क्या है, एक शंकु परिच्छेद हुआ, जिसको एक लंब वृत्तीय शंकु को तल से काटने पर प्राप्त हुआ है। अब हम शंकु को तल द्वारा ऐसे काटें कि तल द्वारा शंकु के अक्ष से बना कोण बीटा 0 डिग्री या 0 डिग्री से ज्यादा हो तथा अल्फा से कम हो, तो जो ज्यामितीय आकृति दिखाई देती है वह ज्यामितीय आकृति कहलाती है अतिपरवलय यानी कि हाइपरबोला। यहां पे यह चित्र आपको दिखाया गया है। इस कंडीशन में बच्चों हमारा जो तल है शंकु के दोनों हिस्सों को काटता है, अर्थात अतिपरवलय की 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा मिलता है ऊपरी नेप्स को काटने पर, दूसरी शाखा मिलता है निचली नेप्स को काटने पर। वीडियो के अगले भागों में हम इस अतिपरवलय का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तल द्वारा शंकु को अलग अलग कोणों पर काटने से हमें 4 आकृतियां मिली, जिन्हें हमने वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय कहा।
अब हम तल द्वारा शंकु को ऐसे काट रहे हैं कि तल शंकु के शीर्ष से गुजरे। तो ऐसे में जो ज्यामितीय आकृति प्राप्त होगी उसे हम कहते हैं अपभ्रष्ट शंकु परिच्छेद, यानी डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन। तो बच्चों यहाँ लिखा क्या है, जब तल शंकु को शीर्ष पर काटता है तो शंकु परिच्छेद को अपभ्रष्ट शंकु परिच्छेद कहते हैं। यहाँ 4 तरह से अपभ्रष्ट स्थितियां पैदा होती हैं। पहली स्थिति क्या, आप याद करिए, जब तल द्वारा शंकु को हम ऐसे कोण पे काटे थे कि बीटा 90 डिग्री था, यानी तल अक्ष के लंबवत था, तो हमें यहाँ एक वृत्त प्राप्त हुआ था। अब आप सोचिए, बीटा को 90 डिग्री रखते हुए अगर तल को यहाँ से न काट के थोड़ा सा और नीचे काटें, अगर हम यहाँ काटें तो यहाँ भी हमें वृत्त ही प्राप्त होगा, लेकिन वृत्त की त्रिज्या छोटी हो जाएगी। धीरे धीरे तल को अगर हम इस शीर्ष पर ले आए तो यहाँ जब काटेंगे तो प्राप्त हमें वृत्त ही होगा, लेकिन उस वृत्त की त्रिज्या एक तरह से शून्य हो जाएगा और हमें यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होगा। तो हम एक कह सकते हैं क्या कि वृत्त का अपभ्रष्ट रूप क्या होता है, समझिए। यदि बीटा बराबर 90 डिग्री तथा तल शंकु को शीर्ष पर काटता है तो परिच्छेद एक बिंदु होता है, अर्थात वृत्त का अपभ्रष्ट स्थिति एक बिंदु होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम तल द्वारा शंकु को ऐसे काटे कि बीटा का मान अल्फा से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो हम लोगों को बच्चों एक दीर्घवृत्त मिला था। लेकिन अगर इस तल को हम यहां से न काट के शीर्ष से काटे, लेकिन शर्त यह है कि बीटा का मान अल्फा से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसी स्थिति में बच्चों हमें एक बिंदु प्राप्त होगा, क्योंकि इस दीर्घवृत्त को अगर वर्टेक्स पर लाया जाए तो यह सिकुड़ के एक बिंदु के रूप में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दीर्घवृत्त का अपभ्रष्ट स्थिति भी एक बिंदु होगा। परवलय का अपभ्रष्ट रूप, बच्चों जब हम तल द्वारा शंकु को ऐसे कोण पे काटे थे कि बीटा बराबर अल्फा था, तो हमें एक परवलय प्राप्त हुआ था। अब अगर हम इसी तल को शीर्ष से ले आए, यानी शीर्ष से काटे शंकु को, बस ये ध्यान रखें कि बीटा बराबर अल्फा हो, अर्थात यह तल इस तल के समांतर हो, तो ध्यान दीजिएगा हमें यहाँ पे एक सरल रेखा प्राप्त होगी, यानी परवलय की अपभ्रष्ट रूप स्थिति एक सरल रेखा होता है। यहां देखिए क्या लिखा है, यदि बीटा बराबर अल्फा तथा तल शंकु को शीर्ष पर काटता है तो परिच्छेद एक सरल रेखा होता है। अति परवलय का अपभ्रष्ट रूप, बच्चों याद करिए, अभी हमने पढ़ा तुरंत कि जब तल द्वारा शंकु को हम ऐसे कोण पर काटते हैं कि बीटा का मान 0 या 0 से बड़ा हो लेकिन अल्फा से कम हो, तो ऐसी स्थिति में हमारा तल शंकु को ऊपरी नेप्स और निचली नेप्स में काटता है और हमें एक अति परवलय प्राप्त होता है। तल बीच से काटेगा इस शंकु को, यह तल शीर्ष से गुजरेगा तो एक रेखा इधर दिखाई देगा और एक रेखा इधर दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन अल्फा तथा तल शंकु को शीर्ष पर काटता है तो परिच्छेद एक परिच्छेद करने वाली रेखाओं का युग्म होता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि अति परवलय का अपभ्रष्ट स्थिति एक रेखा युग्म होता है जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटता है, यानी परिच्छेद करता है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने शंकु परिच्छेद और अपभ्रष्ट शंकु परिच्छेद को समझ लिया। अब हम
शंकु परिच्छेद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हमने वृत्त कहा है, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। वृत्त यानी सर्किल, वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। बच्चों, यहाँ ये कहा जा रहा है कि किसी तल में कोई बिंदु को ले लीजिए, उसको फिक्स कर लीजिए और उस बिंदु के चारों तरफ उन सारे बिंदुओं को ढूंढ लीजिए जिनकी दूरी इस स्थिर बिंदु से नियत हो। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी r है। एक यहाँ बिंदु मिल रहा है, इसकी भी दूरी r है। एक यहाँ बिंदु मिल रहा है, इसकी भी दूरी r है। तो r दूरी पर जितने बिंदु आपको दिख रहे हैं सबको आप इकट्ठा कर लीजिए। यहाँ भी r दूरी पर है, यहाँ भी r दूरी पर है और इन सारे बिंदुओं को मिला दीजिए। तो इन सारे बिंदुओं को मिलाने से हमें एक वृत्त की प्राप्ति होती है। इस वृत्त को यहाँ बनाया गया, ध्यान से देखिए। यह O फिक्स बिंदु है, स्थिर बिंदु है और A B C ऐसे बिंदु हैं जिनकी दूरी O से स्थिर है, उसको हम R कह सकते हैं। तो यह जो आकृति दिख रही है इसे हम कहते हैं वृत्त। चूंकि A B C की दूरी O से नियत है, इसका मतलब हुआ कि OA बराबर OB बराबर OC। अब जो ये स्थिर बिंदु O है इसे हम कहते हैं वृत्त का केंद्र यानी कि सेंटर। साथ ही जो ये दूरी है O से A की दूरी, O से B की दूरी, O से C की दूरी, और भी इसमें बिंदु हो सकते हैं, D हो सकता है, यहाँ E हो सकता है। ये सारी दूरियां आपस में बराबर होती हैं, इन्हें हम कहते हैं वृत्त का त्रिज्या यानी कि रेडियस। हम आगे बढ़ते हैं और वृत्त का समीकरण निकालना सीखते हैं। केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या r वाले वृत्त का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। बच्चों, हम एक ऐसे वृत्त का समीकरण निकालने जा रहे हैं जिसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या क्या है, r है। हम मान लेते हैं कि वृत्त पर एक बिंदु है pxy। वृत्त के परिभाषा के अनुसार केंद्र C और बिंदु P की दूरी नियत होगी और कितना होगा, त्रिज्या r के बराबर होगा। तो हम यह लिख सकते हैं क्या, वृत्त की परिभाषा से क्या मॉड CP बराबर r। r क्या है, त्रिज्या है। CP मतलब बिंदु C और बिंदु P के बीच की दूरी, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना होगा, अंडर रूट x माइनस 0 का वर्ग धन y माइनस 0 का वर्ग बराबर r। तो कितना होगा, x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। बच्चों, यही उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु 0 0 है और त्रिज्या क्या है, r है। केंद्र HK तथा त्रिज्या r वाले वृत्त का समीकरण इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर HK एंड रेडियस r। पिछले आर्टिकल में केंद्र मूल बिंदु पे था, यहां बस क्या हुआ है कि जो हमारा वृत्त यहां मूल बिंदु पे बना था, इस वृत्त को यहां से सरका के यहां रख दिया गया। तो केंद्र जो उसका मूल बिंदु पे था, इसका केंद्र पहुंच गया HK पे। हमें इस वृत्त का समीकरण निकालना है। हम मान लेते हैं कि वृत्त पर एक बिंदु है pxy। तो वृत्त की परिभाषा से बिंदु P और केंद्र C के बीच की दूरी नियत होगा और त्रिज्या r के बराबर होगा। हम यह लिखते हैं क्या, वृत्त की परिभाषा से मॉड CP बराबर r। C के निर्देशांक है HK और P के निर्देशांक है XY। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालना है। कैसे?
अंडर रूट x माइनस एच का वर्ग धन y माइनस के का वर्ग बराबर r। हम अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो क्या मिलेगा? x माइनस एच का वर्ग धन y माइनस के का वर्ग बराबर r स्क्वायर। यही बच्चों उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र HK और त्रिज्या R है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र -2, 3 तथा त्रिज्या 4 इकाई हो। यहां केंद्र कितना लिखा है? केंद्र लिखा है C -2, 3 और त्रिज्या R कितना लिखा है? 4 इकाई। हमने उस वृत्त का समीकरण अभी पढ़ा जिसका केंद्र HK हो और त्रिज्या R हो। क्या था? x माइनस एच का वर्ग धन y माइनस के का वर्ग बराबर r स्क्वायर। स्पष्ट है क्या कि h का मान -2 है और k का मान 3 है, साथ ही r का मान 4 है। चूंकि h का मान -2, k बराबर 3 और r बराबर 4, इसलिए 1 से, तो 1 में हम यह तीनों मान भर देते हैं। देखिए हमें क्या मिलेगा? x प्लस 2 का वर्ग, x माइनस एच है और h का मान -2 है, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे तो मिल जाएगा x प्लस 2 का वर्ग प्लस y माइनस के यानी y माइनस 3 का वर्ग बराबर r स्क्वायर यानी 4 का वर्ग। यही बच्चों हमारे प्रश्न का हल है। अब एक अगला उदाहरण देखते हैं। वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 बराबर 0 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करें। हम इस वृत्त को इसके मानक रूप में बदल देंगे और उससे तुलना करके केंद्र और त्रिज्या निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यह समझना है उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र HK तथा त्रिज्या R। क्या पढ़ा हमने है? x माइनस एच का होल स्क्वायर धन y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। हमें जो समीकरण मिला है वह क्या है? x स्क्वायर धन y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 बराबर 0। हम इस समीकरण को एक के रूप में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 8x धन वाई स्क्वायर धन 10y, 12 को हम राइट साइड में कर देते हैं। हम इस टर्म और इस टर्म दोनों को पूर्ण वर्ग बनाने जा रहे हैं। देखिए कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 8x, हम इसमें 16 जोड़ देते हैं धन वाई स्क्वायर धन 10y, इसमें हम 25 जोड़ देते हैं। क्योंकि लेफ्ट साइड में हमने 16 और 25 जोड़ा है, इसलिए राइट साइड में भी हम
12 धन 16 धन 25 जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है। देखिए ये कितना लिखा है, x माइनस 4 का होल वर्ग, x माइनस 4 का होल वर्ग धन ये कितना लिखा है, y धन 5 का होल वर्ग, y धन 5 का होल वर्ग, और इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा 53। अगर हम 1 और 2 को ध्यान से देखें, ये 1 और ये 2, तो क्या मिलेगा, 1 तथा 2 से कितना, h का मान हो जाएगा 4, k का मान हो जाएगा -5 और r स्क्वायर का मान हो जाएगा 53, यानी r का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 53। तो हम ये कह सकते हैं क्या, इसलिए वृत्त का केंद्र कितना होगा, HK, यानी 4, -5 और त्रिज्या R का मान हो जाएगा कड़ी में 53। अब बच्चों हम आपको इस पर गृह कार्य दे रहे हैं। यह गृह कार्य शंकु परिच्छेद और वृत्त पर आधारित है, जिसका हमने आज विस्तृत अध्ययन किया है। आप इसे बहुत अच्छे से लगा लेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। इसके बाद हम शंकु परिच्छेद के अगले भागों में पुनः मिलेंगे। ओके, थैंक यू।